जम्मू कश्मीर में चुनाव हो गए हैं, नई सरकार भी बन गई है, लेकिन इसी के साथ सेना की चुनौतियां भी लगातार बढ़ती जा रही है, उनमें इजाफा होता जा रहा है। असल में घाटी में इलेक्शन के बाद एक बार फिर आतंकी घटनाएं या कहा जाए कि आतंकियों की दस्तक महसूस की जाने लगी है, जिसकी वजह से सेना को लगातार न केवल सर्च ऑपरेशन चलाना पड़ रहा है बल्कि सेना को एक्शन भी लेना पड़ रहा है। अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में लगातार सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। वैसे जाड़े का ये वो समय है जिसमें आतंकी घुसपैठ की घटनाएं बढ़ जाती हैं। इसमें सरहद पार से आने वाले आतंकी भी शामिल होते हैं। हालांकि बीते 10 बरस में सेना के एक्शन और ऑपरेशंस ने आतंकियों की कमर भी तोड़ रखी है। सेना का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। किश्तवाड़ के छास में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ एक बार फिर से हुई है, जिसमें एक जवान के शहीद होने की भी खबर सामने आई है। केशवान के जंगलों में मुठभेड़ तब शुरू हुई जब सेना और पुलिस के संयुक्त तलाशी दलों ने सुबह करीब 11 बजे छिपे हुए आतंकियों को रोका। ये माना गया कि इस इलाके में 3 से 4 की संख्या में आतंकी छिपे हैं। सेना की तरफ से जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक किश्तवाड़ एनकाउंटर में पैरा स्पेशल फोर्सेस के 3 जवान घायल हो गए हैं। किश्तवाड़ में कश्मीर टाइगर्स ग्रुप के आतंकी ही छिपे हैं, जिन लोगों ने 2 विलेज गार्ड्स की हत्या कर दी है। इस पूरे इलाके में फिलहाल सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। अभी एक दिन पहले सोपोर में सेना की भिड़ंत आतंकियों से हुई थी, जहां पर सर्च ऑपरेशन चला। अब आपको बताते हैं कि किस तरह लगातार घाटी से आतंकियों का सफाया किया जा रहा है। इसको समझिएगा। घटना 9 नवंबर सोपोर की है, जहां सेना ने एक आतंकी को ढेर किया। बात रामपुर जंगल की करेंगे, जहां पर 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। सुरक्षा बलों का ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन चलता रहा। 8 नवंबर को सगीपुरा और पानीपुरा में सोपोर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। सेना ने सगीपुरा और पानीपुरा में सर्च ऑपरेशन चलाया और इन इलाकों में 7 नवंबर की रात से एनकाउंटर लगातार जारी रहा, जहां पर 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। अब बात 6 नवंबर की करते हैं कुपवाड़ा की। लोलाब के जंगलों में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर हुआ, वहां पर एक आतंकी ढेर हो जाता है और 2 सुरक्षाकर्मी जख्मी हो जाते हैं। 5 नवंबर को बांदीपुरा में पुलिस और सेना के जवानों ने मिलकर सर्च ऑपरेशन चलाया। मुठभेड़ हुई जिसमें एक आतंकी ढेर होता है। वहीं 3 नवंबर को श्रीनगर में संडे मार्केट में, जो कि लाल मार्केट के जस्ट पीछे है, वहां पर ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ। टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर के पास ये ब्लास्ट हुआ, जिसमें 12 लोग घायल हो गए हैं। हमलावरों को पकड़ने के लिए पूरे इलाके की घेराबंदी की गई। वहीं 1 और 2 नवंबर की बात की जाए तो श्रीनगर में ही बांदीपोरा और अनंतनाग में 36 घंटे के अंदर सेना और आतंकियों के बीच 3 एनकाउंटर्स होते हैं। श्रीनगर में लश्कर का कमांडर ढेर हो जाता है। सेना ने अनंतनाग में 2 और आतंकियों को मार गिराया है। ये पूरे इस महीने की अगर बात की जाए तो एक के बाद एक कहां क्या कुछ हुआ है, इसकी जानकारी हमने आपको दी है। सीधा रुख करते हैं जम्मू का। रमन सैनी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए। रमन, घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है, आतंकी गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं, आतंकियों को ढेर किया जा रहा है। सेना की तरफ से ऑपरेशन ऑल आउट कई सालों से चल रहा है, ज्वाइंट ऑपरेशंस भी इस बीच देखने को मिल रहे हैं। लेकिन सवाल अब भी वही खड़ा है और सवाल उठना लाजमी भी है कि आखिर आतंकी गतिविधियों में इस तरह का इजाफा क्यों आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल कंचन, आपने सही कहा कि जिस तरीके से आतंकी गतिविधियों में जम्मू कश्मीर के अंदर इजाफा देखने को मिल रहा है, खासतौर पर नई सरकार के गठन के बाद ये इजाफा कुछ ज़्यादा ही देखा जा रहा है। क्योंकि 16 तारीख को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और 18 तारीख को पहला आतंकी हमला शोपिया में हुआ था, जहाँ अशोक चौहान नाम का एक बिहार का रहने वाला व्यक्ति जो मक्की के खेतों में काम कर रहा था, उसी आतंकियों ने गोली का अपना निशाना बनाया था। उसके बाद सिलसिलेवार तरीके से ये आतंकी घटनाएं जो हैं वो बढ़ती जा रही थी, जहाँ आतंकी जो पाकिस्तान के इशारे पर जम्मू कश्मीर के अंदर एक डर और खौफ का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। वहीं भारतीय सेना भी एक्टिवेट हुई है और भारतीय सेना ने अब ऑपरेशन ऑल आउट पार्ट 2 जो है वो इनिशिएट कर दिया है। क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा था, धारा 370 खत्म होने के बाद ऑपरेशन ऑल आउट जो चलाया गया था, उसमें बड़ी कामयाबी जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली थी और एक एक कर उन सभी आतंकी संगठनों के जो हेड शीर्ष आतंकी थे उनको ढेर कर दिया था। और एक समय ऐसा आ गया था कि जम्मू कश्मीर में जब ये चुनाव नहीं हुए थे, उससे पहले कश्मीर घाटी में जो आतंकी संगठन थे उनके कोई
हेड नहीं बचे थे, यानी कि वो हेडलेस आतंकी संगठन जो है जम्मू कश्मीर में हो गए थे। अब जिस तरीके से आतंकी एक बार फिर बौखलाए हुए हैं और लगातार एक के बाद एक आतंकी हमलों को अंजाम दे रहे हैं, इसके पीछे एक रणनीति जो है वो पाकिस्तान की आपको समझनी होगी। और ये अगर इसे समझना होगा तो आपको अक्टूबर 2021 में जाना पड़ेगा, क्योंकि पहला आतंकी हमला जम्मू कश्मीर के अंदर अक्टूबर 2021 में हुआ था। और उससे पहले जो गलवान घाटी में 2020 के अंदर सितंबर महीने में जिस तरीके से झड़प हुई थी, उसके बाद हमने देखा कि वहां पर जो भारतीय सेना की टुकड़ियां थी उसको स्ट्रेंथन किया गया था। लेकिन वहां पर स्ट्रेंथन करने के लिए, क्योंकि जम्मू में पीस था, जम्मू का जो इलाका था, प्रांत यहाँ पीस था, यहाँ पर बड़े पैमाने पर जो डीमिलिटराइजेशन कर यूनिट्स को और ट्रुप्स को गलवान घाटी के इलाके में, यानी कि चाइना के साथ लगता हुआ जो बॉर्डर है वहां पर उनको डिप्लॉय किया गया था। और इसी मौके का फायदा कहीं ना कहीं आतंकी संगठनों ने लिया। और अक्टूबर 2021 में पहली घटना जो है वो इस तरीके से हुई थी, जहां पर 5 भारतीय सेना के जवान जो पैरा कमांडोज थे वो शहीद हुए थे। चमरेट का इलाका पड़ता है डीकेजी यानी कि डेरा की गली पुंछ के पास। उसके बाद सिलसिलेवार तरीके से ये एक के बाद एक कई आतंकी हमले हुए और अब तक अगर हम देखें तो करीबन 55 से 60 भारतीय सेना के जवान जो हैं वो पिछले 3 सालों में 2021 से लेकर 2024 के बीच में पिछले 3 सालों में जो जवान शहीद हुए हैं। और पैटर्न अगर आप देखेंगे तो इन पिछले अक्टूबर 2021 से लेकर अब तक इनका पैटर्न एक ही रहा है। इलाके चाहे अलग अलग बदलते रहे, एरिया इन्होंने बदलते रहा है, क्योंकि पहले रजौरी और पुंछ से इन्होंने शुरुआत की थी। उसके बाद आतंकी घटनाएं जो है वो उधमपुर में बढ़नी शुरू होगी। उधमपुर का जो बसंतगढ़ का इलाका है वहां पर आतंकी घटनाएं शुरू हुई। फिर चुनाव से पहले हम लगातार चर्चा जम्मू पर कर रहे थे, क्योंकि जम्मू में जिस तरह 2021 के बाद से आतंकी घटनाओं में इजाफा हुआ है वो एक बड़ा चिंता का विषय बना हुआ था। हालांकि जवानों को एलएसी पर तैनात किया गया था, एलएसी की सिचुएशन ठीक हुई, वापस से जवान जम्मू में तैनात किए जाते हैं। लेकिन इन सब के बीच में श्रीनगर के लाल चौक की बात की जाए, कई ऐसे टूरिस्ट स्पॉट, गुलमर्ग में जो कुछ हुआ है वो सवाल खड़े करता है, वो टूरिस्ट के मन में डर खड़े करता है। ये भी एक बड़ा चिंता का विषय इस वक्त सरकार के सामने है और ऑपरेशन करने वाली आर्मी के भी सामने है। जी बिल्कुल, देखिए आतंकियों की मंशा यही है कि एक डर और खौफ का माहौल पैदा किया जाए। जिस तरीके से ढोल नगाड़े पीटे गए कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 को खत्म होने के बाद जो है वो पूरी तरीके से शांति हुई, और वाकई में शांति हुई थी। इसीलिए हमने देखा कि किस तरीके से करीबन 2 करोड़ टूरिस्ट हर साल जम्मू कश्मीर का विजिट कर रहा था, खासतौर पर कश्मीर घाटी के अंदर आ रहे थे। लाल चौक एक ऐसा इलाका था जहाँ लाल चौक के घंटाघर जो कभी आतंकवाद और अलगाववाद का अभिप्राय बन चुका था, वहां पर 12-12 बजे रात तक जो है वो टूरिस्ट आते हैं, घूमते हैं। न केवल कश्मीर के लोग बल्कि जो देश विदेश से लोग आते हैं। पिछले 10 दिन में रमन 7 आतंकी ढेर किए गए हैं, एक के बाद एक। कहां क्या कुछ हुआ है वो हमने आपको दिखाया। फिलहाल के लिए शुक्रिया जानकारी देने के लिए। लगातार जम्मू कश्मीर में इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही है, आतंकियों को भी लगातार ढेर किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और दिग्गज नेताओं में शुमार केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। दरअसल गडकरी अपने बयानों और काम की वजह से सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहते हैं। मोदी सरकार के पिछले कार्यकाल में उन्होंने जिस तरह से अपने मंत्रालय में परफॉर्मेंस दी थी, उससे उन्हें पॉपुलर नेताओं की कैटेगरी में लाकर खड़ा कर दिया है। फिर उनके समय समय पर बयान जो पार्टी लाइन से अलग होते रहे हैं वो भी लोगों को चौंकाते रहे हैं। हालांकि हर बार उन्होंने ये साफ करने में कोई देर नहीं लगाई कि उनके बयान को गलत संदर्भ में पेश किया जा रहा है। अब मोदी सरकार की तीसरी पारी में भी उन्होंने फिर एक ऐसा बयान दिया है जिसकी लगातार इस वक्त चर्चा हो रही है। महाराष्ट्र में चुनाव से ठीक 10 दिन पहले एक चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने बागियों को लेकर एक बयान दिया है। गडकरी से शनिवार को एक इंटरव्यू में बागियों के बीजेपी ज्वाइन करने को लेकर सवाल किया गया था। इस पर गडकरी ने कहा कि बीजेपी में अलग अलग कारण से नए लोग आ रहे हैं, उन्हें ट्रेनिंग देना, विचारधारा के बारे में बताना और कार्यकर्ता बनाना हमारी जिम्मेदारी होती है। 1000 कार्यकर्ता खड़े होते हैं, लेकिन कभी कभी कार्यकर्ता कुछ कह देता है और उन 1000 कार्यकर्ताओं की मेहनत खराब हो जाती है। गडकरी से यह भी सवाल किया गया कि लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में हार के बाद नड्डा और अमित शाह में महाराष्ट्र बीजेपी के नेताओं के साथ कई बैठक की, लेकिन इस बैठक में वे मौजूद नहीं थे। इस पर गडकरी ने कहा कि मेरी महाराष्ट्र में कोई भूमिका ही नहीं है, यहाँ के नेता सक्षम हैं, उन्हें जब भी मेरी जरूरत होती है मैं उपलब्ध रहता हूं। और आइए अब आपको बताते हैं गडकरी का वो बयान जो उन्होंने बागियों को लेकर कहा है। भाजपा का तेजी से विस्तार हो रहा है और जैसे जैसे फसल बढ़ती है उसके साथ बीमारियां भी बढ़ती रहती हैं। भाजपा के पास बहुत सारी फसलें हैं जो अच्छी पैदावार देती है, लेकिन कुछ बीमारियां भी लाती है। इसीलिए हमें ऐसी बीमार फसलों पर कीटनाशकों का छिड़काव करना होगा, ये गडकरी ने अपने इंटरव्यू में कहा था।
गडकरी ने इंटरव्यू में आगे ये भी कहा कि सरकार और प्रशासन को धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। कोई व्यक्ति कभी धर्मनिरपेक्ष हो न हो, लेकिन राज्य सरकार और प्रशासन को धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। इसके अलावा गडकरी ने आरवी में एक चुनावी सभा के दौरान कांग्रेस पर ग्रामीण क्षेत्रों के विकास न करने का भी आरोप लगाया था। गडकरी ने तब ये कहा था कि कांग्रेस ने कभी भी ग्रामीण भारत के विकास के बारे में गंभीरता से सोचा ही नहीं है। अगर ग्रामीण भारत को प्राथमिकता दी जानी थी तो किसान आत्महत्या नहीं करते और गांव में गरीबी नहीं होती। भारत के 75 साल के इतिहास में कांग्रेस ने लगातार ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की अपेक्षा की है। अगर आप भी हवाई यात्रा अक्सर करते हैं और एयरपोर्ट पर खाने पीने से परहेज करते हैं तो ये खबर आपके लिए है, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आप भी यहाँ कई घंटों के दौरान खाने पीने की सोचते होंगे, लेकिन सामान की कीमत देखने के बाद आपके होश उड़ जाते होंगे और फिर आप सोचते होंगे कि घंटे 2 घंटे या फिर 3 घंटे की ही अगर बात है तो क्या जरूरत है कि इतना पैसा खर्च किया जाए। फिर आप अपनी भूख पर कंट्रोल कर सफर में आगे बढ़ जाते होंगे। यात्रियों की समस्या का समाधान खोजने की कोशिश में लगे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अब इसका हल ढूंढ लिया है। इसके बाद रोजमर्रा के सफर करने वाले या फिर कभी कभार सफर करने वाले लोगों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। एयरपोर्ट पर खाने पीने की चीजें किफायती दाम पर भी मिलेंगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि AAI इसके लिए हवाई अड्डों पर किफायती जोन अनिवार्य करने जा रही है, यानी कि हर एयरपोर्ट पर कुछ स्थान किफायती जोन के रूप में आरक्षित होगा, जहां यात्री सस्ते में खाने पीने का सामान खरीद सकेंगे। AAI के अधिकारियों का कहना है कि इस आउटलेट्स पर खाने पीने का सामान लगभग 60 से 70% तक सस्ता मिलेगा। अभी एयरपोर्ट पर एक चाय लगभग 125 से 200 रुपए की मिलती है, लेकिन किफायती जोन में ये 50 से 60 रुपए के बीच मिल सकेगी। हाँ, इतना जरूर है कि महंगे रेस्टोरेंट की तरह सर्विसेज और क्वालिटी का अंतर जरूर होगा, यानी बैठने की जगह शायद आपकी टेबल स्टैंडिंग लगी होगी, छोटे कप या ग्लास में चाय दी जाएगी। फुल मील की जगह कॉम्पैक्ट मील होगा। पैकिंग की बेसिक क्वालिटी में सामान उपलब्ध होगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों का कहना है कि इकोनॉमी जोन में सिर्फ खाने पीने की ही सुविधा मिलेगी। इसी से संबंधित आउटलेट होंगे, वहां कपड़े, खिलौने, मोबाइल स्टोर और अन्य खरीदारी के आउटलेट नहीं होंगे। इसका मकसद आम यात्रियों को सस्ती दर पर खाने पीने की सुविधा मुहैया कराना है, जो किसी भी यात्री की एक बेसिक नीड होती है। सूत्रों के मुताबिक इन किफायती जोन के एरिया को लेकर भी अब तक कोई नियम तय नहीं किया गया है। ये एयरपोर्ट के आकार और विमान और यात्रियों की संख्या के हिसाब से निर्धारित किए जाएंगे। छोटे और मझोले एयरपोर्ट पर इतनी जगह बनेगी जिसमें 6 से 8 दुकानें हों और प्रति घंटे 160 से लेकर करीब करीब 200 यात्रियों को हैंडल करने की क्षमता हो। दिसंबर तक देश के 3 एयरपोर्ट पर यह सुविधा जो है वो शुरू होने वाली है। उम्मीद इसकी लगाई जा रही है और कोशिश यही है कि अगले 6 महीने के अंदर ही हर एयरपोर्ट पर इकोनॉमी जोन डेवलप कर दिया जाए। चूंकि दिसंबर और जनवरी में कोहरे की वजह से उड़ानों में ज्यादा देरी होती है, लिहाजा यात्रा और वेटिंग समय भी बहुत बढ़ जाता है। ऐसे में इकोनॉमी जोन वाले यात्रियों को इससे काफी बड़ी सहूलियत मिल जाएगी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के एक अधिकारी का यह कहना है कि लंबे समय से जो यात्री हैं और हर राज्य के जनप्रतिनिधि शिकायत कर रहे थे कि एयरपोर्ट पर खाने पीने का सामान इतना महंगा होता है कि आम यात्री इसे नहीं खरीद पाता है। सामान यात्रियों को घर से एयरपोर्ट पहुंचने और फिर यात्रा पूरी करके गंतव्य तक पहुंचने के लिए लगभग 6 से 7 घंटे का औसत समय लग जाता है। चूंकि एयरपोर्ट और विमान दोनों ही जगह ऐसी है जहां यात्री चाय, पानी या भोजन कर सकता है, मगर कीमतें इतनी ज्यादा होती हैं कि लोग कुछ खाने पीने से ज्यादा भूखा रहना बेहतर मानते हैं। सूत्रों का यह भी कहना है कि मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर और कोची एयरपोर्ट पर घरेलू विमानों के डिपार्चर एरिया में ऐसी जगहों की पहचान तय कर ली गई है। यहां किफायती दरों पर खाने पीने के 6 से 8 आउटलेट खुलेंगे। नागरिक उड्डयन मंत्रालय राम मनोहर नायडू ने पिछले 2 महीनों में इस समस्या के निदान पर 3 बैठकें की हैं। इसमें AAI, हवाई अड्डा संचालन करने वाली कंपनी और एयरपोर्ट पर खाने पीने के आउटलेट चलाने वाली कंपनियों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए थे। इस बैठक के बाद यह तय किया गया कि जिन एयरपोर्ट्स का निर्माण अभी चल रहा है वहां पर डोमेस्टिक फ्लाइट्स के संचालन वाले एरिया में एक जोन जो है वो बजट ईटरीज या फिर लाइट पे एरिया के रूप में जरूर विकसित किया जाएगा।
मौजूदा एयरपोर्ट के भी घरेलू उड़ान वाले एरिया में ऐसे जोन्स जो है वो बनाने के निर्देश दिए गए हैं।